हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज जो है वो एक मैं नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कंपटीशन के ऊपर मैंने इस वीडियो में फोकस किया है। और मैं लगातार ये मैं करूँगा कि अभी तक जो जनरल कंपटीशन का जो साइंस का जो सिलेबस होता है, खासतौर पे साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं वो प्रत्येक चैप्टर बाई चैप्टर टॉपिक बाई टॉपिक मैं उसका वीडियोज बनाऊंगा और मैं डालूंगा, ताकि वो आप लोग के लिए, जैसे जनरल कंपटीशन वाले होते हैं क्या कि उनके पास दिक्कत क्या आती है कि बाय द वे अगर वो मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन में उन्हें दिक्कत आती है कि इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, इंटीग्रेशन टाइप का, डिफ्रेंसिएशन टाइप का, तो उतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है मैं उसको इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ क्या है कि लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, यानी कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी इजी हो और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी इजी हो। दूसरी चीज़ कि जो मैं अभी यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ या जो मैं इन फ्यूचर जो मैं पढ़ाऊँगा, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप अपने खुद से अगर आप खुद की नोट्स बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से जाके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और देन आप वहाँ से बिल्कुल बनाया हुआ अच्छा सा नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एज पीडीएफ फॉर्मेट में। दूसरी चीज़ कि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा वो पर डे उसका मैं वहाँ पर पीडीएफ डालते जाऊँगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि जो टॉपिक मैं यहाँ पर पढ़ा दूँ, ठीक है, तो उसका जो है आप उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और देन उसके बाद अगर आपको कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा क्यूट सा जो नया जो टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं या फिर नया जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो फिजिक्स की जो पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जो कि हम पढ़ेंगे मोशन। मोशन जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों गति, और आराम से पढ़ेंगे। हाँ, ये अलग सी बात है कि वीडियो जो है वो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ऐसे जो हमारा जो नॉर्मल जो वीडियो जो आते हैं वो एवरेज 30 to 40 मिनट्स के होते हैं, लेकिन ये जो वीडियो जो है वो अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे का जा सकता है। बट कोई नहीं यार, उससे आप लोग को क्या दिक्कत है, आप लोग तो सिर्फ देखना है, बाकी अपलोड करना हमारा काम है, शूट करना हमारा काम है, कोई इशू नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है बच्चों वो हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में, गति के बारे में। देखिए जो मोशन जो है ना, जो गति है ना कहीं हम लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि ये जो मोशन है कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी के अंदर भी हो रही है ना, और ऐसे तो हमारे पास पास हो ही रहा। इसके अलावे जो है हम बाइक वगैरह, साइकिल वगैरह यूज करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मोशन तो हमारे डेली लाइफ से काफ़ी क्लोज से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रही है, जो रक्त की प्रवाह हो रही, तो वो भी क्या है, वो भी तो गति कर रही है ना। जैसे होता है कि हमारे हार्ट से ब्लड को सर्कुलेट, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, यहाँ तक कि जो पैर का जो टोज है यानी कि अंगूठा है वहां तक ब्लड की सप्लाई होती है। किसके थ्रू? तो एक पाइप लाइन है जिसको हम बोलते हैं आर्टरीज और वेन्स। तो आर्टरीज के माध्यम से पूरा वो टोज तक जाता है। होता है क्या कि हार्ट जो है वो पंप क्रिएट करता है और पंपिंग की वजह से प्रेशर क्रिएट होती है और उसी प्रेशर की वजह से जो है ब्लड वो हमारे टोज तक जाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि हार्ट का काम है कि पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देना, लेकिन फिर यहाँ तक कि टोज तक चला जाता है, लेकिन उस टोज से, उस अंगूठे से फिर वो ब्लड हमारे हार्ट तक वापस कैसे आती है, वहाँ पर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है, यानी कि जो हमारा जो मसल्स है, मसल्स को कहा जाता है सेकेंड हार्ट ऑफ द ह्यूमंस बॉडी, यानी कि जो हमारे मांसपेशियां होती है उसे हम सेकेंड हार्ट ऑफ ह्यूमंस बॉडी कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर का जो दूसरा जो हृदय है वो क्या है, तो मांसपेशियां। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मांसपेशियों में संकुचन के वजह से, प्रकुचन के वजह से वो जो ब्लड जो हमारे अंगूठे तक है, वही वो ब्लड हमारे फिर वापस हमारे हार्ट तक आता है। खैर वो तो बायोलॉजी की बात है, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे इसके बारे में ज़्यादा। अभी जो हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें पढ़ेंगे मोशन। तो मैंने मोशन के बारे में क्या बताया कि मोशन एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात आती है मोशन की परिभाषा की, गति की परिभाषा क्या है। तो गति को सबसे पहले, गति को हम कहते हैं बच्चों कि गति जो है, मोशन
मोशन, डिफिनेशन ऑफ मोशन, गति का परिभाषा क्या है? तो गति का जो यहाँ पे परिभाषा हम लिखते हैं वो लिखते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल change its position with respect to time and surrounding is called motion। हिंदी में क्या इसको लिखेंगे? तो हिंदी में लिखेंगे कि समय की अपेक्षा किसी कण या पिंड के स्थान में परिवर्तन, समय के अपेक्षा किसी कण या पिंड के स्थान में परिवर्तन को गति कहा जाता है, क्लियर? बच्चों, मोशन क्या है? The when a particle change its position with respect to time and surrounding is called motion। हिंदी में किस समय की अपेक्षा किसी कण या पिंड के स्थान में परिवर्तन को गति कहते हैं। अब यहाँ पर बात यह आती है कि समय की अपेक्षा या फिर सराउंडिंग की अपेक्षा, सराउंडिंग यानी कि अपने आसपास के, तो अपने आसपास की अपेक्षा किसी वस्तु या किसी कण में स्थान का परिवर्तन कैसे हो सकता है और कैसे हम गति कर सकते हैं, इसको थोड़ा आम तौर पे समझें। बच्चों, मान लीजिए कि ये हो गई पृथ्वी, ये हो गई अर्थ यानी कि पृथ्वी, इस पे हो आप खड़े हो, इस पर ये लीजिए, इस पे आप खड़े हो। ये तो पता है कि पृथ्वी घूमती है। अब बहुत से लोग जैसे ऐसे होते हैं जो कि साइंस नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर गांव में अगर चले जाओ तो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि पृथ्वी तो घूमती है, बट यकीन हमें भी नहीं होता कि पृथ्वी सच में घूमती है। होता है क्या कि पृथ्वी घूम रही है और आप जो कहाँ हैं, तो आप इसी पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, तो इस वजह से आपको ये फील नहीं होता कि पृथ्वी घूम रही है। तो कहने का मतलब कि पृथ्वी की अपेक्षा आप जो है वो क्या है, विरामावस्था में है, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा आपके स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा, और इसलिए आप क्या करें कि आप जो है वो विरामावस्था में है, आप जो है वो क्या है, रेस्ट में है, यानी कि अर्थ के रिस्पेक्ट में आप जो है वो क्या है, रेस्ट में है। वही अगर कोई दूसरा आपका कोई दोस्त हो या दूसरा कोई बंदा हो, वो चला गया है चंद्रमा पर, ये हो गया मून यानी कि चंद्रमा, ये है चंद्रमा पर। चलो उसको हम थोड़ा सा चंद्रमा को और नीचे बनाते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं मून, और यहाँ पर कोई बंदा जो है वो खड़ा लेके, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। वो जब यहाँ से आपको देखता है, ये इसकी आंखें को मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ये लीजिए, ये जब यहाँ से आपको देखता है और आप जब यहाँ से इसको देखते हैं, एक कोई आदमी जो है, एक पहला आदमी जो है वो पृथ्वी के ऊपर खड़ा है, दूसरा आदमी जो है वो चंद्रमा के ऊपर खड़ा है। जब पृथ्वी पर जो आदमी खड़ा है तो वो पृथ्वी की अपेक्षा यानी कि वो अर्थ की अपेक्षा क्या है, वो रेस्ट में है, यानी कि जो आदमी जो पृथ्वी के ऊपर खड़ा है वो अर्थ की अपेक्षा क्या है, रेस्ट में है, विरामावस्था में है। लेकिन जब इसी आदमी को यानी कि ए को जब बी यहाँ से यानी कि चंद्रमा से देखता है ए को, तो इसे जो है बी वाले को यहाँ पर आदमी क्या है, गति में दिखाई पड़ता है, क्या है, गति में दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब कि यही आदमी ए पर जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा विरामावस्था में है, लेकिन चंद्रमा की अपेक्षा क्या है, तो एक गतिशील अवस्था में है, क्या है, गतिशील अवस्था में। अब जो बी पर आदमी जो खड़ा है वो चंद्रमा की अपेक्षा क्या है,
तो वो भी विरामावस्था में है, लेकिन पृथ्वी पर की अपेक्षा क्या है, एक गतिशील में है। तो इसलिए गति को एक से दूसरे के से एक वस्तु से दूसरे वस्तु के रिलेट को करके या समझे, या फिर हम उसके आसपास की चीजों से की अपेक्षिक की अगर बात करें कि एक दूसरे की अपेक्षा कैसे उसके स्थान में परिवर्तित हो रहा है, तो उसको हम गति कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही समय में एक ही वस्तु जो है वो गतिशील भी हो सकती है और विरामावस्था में ही हो सकती है? मतलब कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सेम टाइम में सेम ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट में भी हो सकती है? बिल्कुल हाँ, हो सकती है। देखिए अब जो ये आदमी है पृथ्वी की अपेक्षा क्या है, रेस्ट में है, यानी कि विरामावस्था में है। लेकिन यही आदमी मून यानी कि चंद्रमा की अपेक्षा एक ही चीज में है, गतिशील अवस्था में है। जिस टाइम ये पृथ्वी पर विरामावस्था में दिख रहा था, उसी टाइम जब इस आदमी ने चंद्रमा से जब इसको देखा तो वो क्या हो गया, गतिशील हो गया। तो कहने का मतलब कि हम जब भी गति की बात करते हैं तो एक से दूसरे को रिलेट करके बात करते हैं, और दूसरी चीज कि अपने आसपास के चीजों से रिलेट करके देखते हैं। तो समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन या फिर समय की अपेक्षा किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन को क्या है, हम गति कहते हैं, इसको मिटाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करके यहां पर ले आए। मान लीजिए कि यहां पर कुछ t=0 पर था, अब t=2 सेकेंड पर जो है वो ऑब्जेक्ट यहां पर है। तो यहां से यहां इसके डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसने डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं इस, तो इसके स्थान में परिवर्तन हो तो क्या हम कहते हैं कि ये वस्तु जो है वो गति कर रही है। अगर इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरी ऑब्जेक्ट रख दे दे, यानी कि इसी वस्तु के ऊपर बड़े वाले के ऊपर एक छोटा वस्तु रख दे, तो हम छोटा वाला वस्तु गति कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही छोटा वाला वस्तु जो है वो भी गति कर रहा है। लेकिन बड़े वाले की अपेक्षा छोटा वाला वस्तु या फिर छोटे वाला वस्तु बड़े की अपेक्षा जो भी आप कहें वो क्या है, रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर आप नीचे से खड़ा होकर देखेंगे तो क्या दिखेगा कि जो वस्तु जो है ये दोनों गतिशील है। अगर आप नीचे से सड़क से खड़े होकर देखेंगे तो ये दोनों वस्तु आपको गतिशील दिखाई पड़ेगी। लेकिन यही अगर आप इसी वस्तु के ऊपर में खड़े हो जाते हैं, यानी कि अगर ये वस्तु ऐसे रखी है और इसके साथ में आप अगर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, तो अब क्या है, अब आपको ये वस्तु क्या है, रेस्ट में दिखेगी, यानी कि विरामावस्था में दिखेगी। तो इस तरह से गति को हम क्या कहते हैं, मोशन को, कि व्हेन अ पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। यानी कि समय की अपेक्षा किसी कण या पिंड के स्थान में परिवर्तन को गति कहा जाता है। यहां तक क्लियर बच्चों? अब जो है कि हम लोग गति को जो है वो कितने तरीके से पढ़ेंगे वगैरह वगैरह हम देखते हैं। तो बच्चों अगर मोशन की बात करें, गति की बात करें, तो गति को यानी कि मोशन को यानी कि गति को हम लोग तीन तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि तीन फेज में पढ़ेंगे। कैसे कैसे? तो पहला जो पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे 1D मोशन, जिसकी हिंदी होती है एक विमीय गति। दूसरा जो पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे 2D मोशन, 2D मोशन जिसकी हिंदी होती है द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। और तीसरा जो पढ़ेंगे बच्चों वो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे 3D मोशन, जिसको हम 3 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, 3D मोशन, जो कि है हिंदी में कि 3 विमीय गति। अब ये एक विमीय, द्विविमीय, 3 विमीय गति क्या होता है, यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन में होता क्या है। तो जब कोई वस्तु सिर्फ और सिर्फ किसी एक एक्सिस पर, यानी कि किसी भी एक अक्ष के ऊपर जब गति करती है, यानी कि किसी भी एक अक्ष के तरफ अगर गति करेगी तो वो एक विमीय मोशन कहलाएगा। यानी कि अगर कोई वस्तु सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, वो
वन डी मोशन कहलाएगी। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोशन को हम क्या बोल देंगे, वन डी मोशन। यानी कि सिर्फ अगर एक्स दिशा की ओर गति कर रहा होगा, या फिर सिर्फ वाई दिशा में, या फिर अगर सिर्फ वाई, हमें नहीं करें कि एक्स वाई, सिर्फ वाई में अगर गति कर रहा होगा तो हम क्या बोल देंगे, वन डी मोशन। इसी तरह से टू डी मोशन क्या होता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों में अगर गति करता है तो वो कहलाता है क्या, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति, जैसे एक विमीय गति में हम पढ़ेंगे क्या, कि अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे सीधा गिरा, या फिर कोई पार्टिकल को नीचे से ऊपर सीधा फेंके, तो वो जो है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है रैखिक गति। उसको हम पढ़ते हैं एक विमीय गति के अंतर्गत, यानी कि वन डी मोशन में हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन को। टू डी मोशन की अगर बात करें तो टू डी मोशन क्या है, तो द्विविमीय गति, यानी कि एक्स और वाई दोनों के ऊपर मोशन करेगी, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन में तो गाइस क्या है कि द्विविमीय में क्या है कि एक्स और वाई दोनों साइड में गति होगी, यानी कि एक्स अक्ष की तरफ भी गति होगी और वाई अक्ष की तरफ भी गति होगी, तो उसे हम क्या बोल देंगे, द्विविमीय गति। यानी कि अगर कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में अगर मोशन करती है तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी टू डी मोशन। और टू डी मोशन में ही हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसकी हिंदी होती है प्रक्षेप गति। टू डी मोशन में हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन, जिसकी हिंदी क्या होती है, वृत्ताकार गति। अब बात करते हैं बच्चों थ्री डी मोशन, यानी कि तीन विमीय गति। तीन विमीय गति में क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल एक्स की तरफ गति कर रही और वाई की तरफ भी तो गति कर रही, और साथ साथ अगर जेड के तरफ भी, यानी कि जेड एक्सिस में भी गति कर रही, यानी कि देखो वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन एंड थ्री डायरेक्शन, यानी कि अगर वो तीनों दिशा में गति कर रही, यानी कि पता ही नहीं चल रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो क्या होगा, वो तीन विमीय गति कहलाएगा। अगर आप स्पेस में कोई पार्टिकल मोशन करता है, यानी कि अगर कोई पार्टिकल अंतरिक्ष में गति करती है तो वो थ्री डी मोशन के अंतर्गत आता है। या फिर जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स जो है वो जो रैंडम मोशन करते हैं वो भी क्या है, वो भी थ्री डी मोशन है। क्या है, थ्री डी मोशन, यानी कि तीन विमीय गति। तो यहाँ से क्लियर कि एक विमीय या फिर वन डी मोशन कब कहलाएगा, तो जब कोई पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में गति करेगा, यानी कि या तो सिर्फ एक्स में या तो फिर सिर्फ वाई में, तो वो क्या कहलाएगा, एक विमीय गति कहलाएगा। एक विमीय गति में हम किसको पढ़ते हैं, तो रैखिक गति को पढ़ते हैं। द्विविमीय गति क्या है, ये सब नोट्स आप लोग अपने से खुद से बनाते चलेंगे गाइस, ठीक है। द्विविमीय गति है क्या है, तो द्विविमीय गति यानी कि टू डी मोशन। टू डी मोशन में क्या है कि पार्टिकल जो है वो एक्स डायरेक्शन में भी गति करेगी और वाई डायरेक्शन में भी गति करेगी, तो क्या कहलाएगी, टू डी मोशन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वृत्ताकार गति और प्रक्षेप गति, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। इसके बाद फिर है तीन विमीय गति। तीन विमीय गति क्या है, तो थ्री डी मोशन। थ्री डी मोशन यानी कि अगर कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में अगर मोशन करेगी तो वो कहलाएगी क्या, तो वो कहलाएगी थ्री डी मोशन। यहां तक क्लियर। चलिए, तो ये हो गया आपका गति का डेफिनेशन, ये हो गया कि मोशन को हम लोग कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। और अब जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लीनियर मोशन, यानी कि एक विमीय गति में जो आपको पढ़ना है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रैखिक गति। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों रैखिक गति की कहानी, जो कि अब जो है वो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो सिर्फ गति के डेफिनेशन के बारे में बात हुई और गति को कैसे कैसे पढ़ सकते हैं इसके बारे में बात हुई। तो अब जो है वो हम बात करेंगे डिटेल्स में। आइए तो स्टार्ट करते हैं डिटेलिंग। और डिटेलिंग में क्या, लीनियर मोशन। गाइस देखो क्या है ना कि पढ़ाई का मजा तब आता है जब आप उसको किसी अच्छे तरीके से समझो। नहीं तो अगर सिर्फ ऐसे होता है क्या कि जनरल कंपटीशन वाले में अक्सर जो बहुत से लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाएं, क्वेश्चंस को सोल्व करवाएं और तुरंत उसको मतलब कि बस। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रह गया। अब जो है वो क्या, आपने कॉमेडी देखा होगा रितेश देशमुख और जॉनी लीवर का, उसमें क्या होता है ना कि हेलीकॉप्टर का पंखा टूट जाता है तो वो वहाँ पर क्या करता है कि घर के सीलिंग फैन वाला पंखा लगा देता है। और जब वो हेलीकॉप्टर जब उड़ रही होती है तो पता नहीं किस फिल्म का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो मतलब कि होता है क्या कि उसमें सीलिंग फैन का पंखा लगा देता है। जब हेलीकॉप्टर तो उड़ना शुरू कर देती है, लेकिन फिर क्या होता है कि उसका पंखा घूमते 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 टूट जाता है। तो जॉनी लीवर बोलता है कि हेलीकॉप्टर का पंखा टूट गया। तो वही रितेश देशमुख बोलता है, रितेश देशमुख क्या कि
हमें पता है कि हेलीकॉप्टर का पंखा टूट गया है, तुम्हें पता है कि हेलीकॉप्टर नहीं, हमें पता है कि इसमें सीलिंग फैन लगा है, तुम्हें पता है कि इसमें सीलिंग फैन लगा है, लेकिन हेलीकॉप्टर को थोड़ा पता है कि इसमें सीलिंग फैन लगा है। कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर को उड़ने दो। तो खैर, कहने का मतलब कि मोशन जो हम लोग या फिर जो भी हम लोग जो पढ़ते हैं साइंस में, तो बहुत शॉर्ट, क्योंकि जनरल कंपटीशन के नाम पर साइंस को इतना शॉर्ट भगाते हैं ना कि समझ में नहीं कुछ आता, बस डायरेक्ट क्वेश्चंस डिस्कस करे शॉर्ट भगा दिए। लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब जो है कहीं ना कहीं बोर्ड को मालूम पड़ चुका है, यानी कि बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम, तो कहीं ना कहीं वो अब डिटेलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ अच्छा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इस बार तो बिहार पुलिस में यार न्यूमेरिकल्स दे रखा था, और इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स की क्या बताऊं, अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल्स दे रखा था। तो जिसने न्यूमेरिकल्स नहीं प्रैक्टिस किया होगा, जिसने अच्छे अच्छे तरीके से साइंस नहीं पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए तो वो परेशानी करेगी ही वो न्यूमेरिकल्स। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छे तरीके से पढ़ो यार। हाँ, ये बात सच है कि थोड़ी टाइम लगेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस बात को समझने में और ये थोड़ा पढ़ने में, लेकिन यार थोड़ा सही से पढ़ो। खैर कोई बात नहीं। तो यहां से अब हम शुरू करेंगे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, और यहां पे लिख देते हैं रैखिक गति। ये हो गई रैखिक गति। बच्चों अगर रैखिक गति की बात करें कि रैखिक गति कब कहलाएगी, यानी कि लीनियर मोशन कब कहलाएगी, या फिर लीनियर मोशन कब कहेंगे। लीनियर मोशन का पहले डेफिनेशन समझते हैं यहां पर। तो लीनियर मोशन कब कहते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल और पॉइंट मास moves along a straight line is called linear motion। इसी को हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो इसी को हिंदी में लिखेंगे कि जब कोई कण या पिंड किसी सीधी रेखा पर गतिशील हो, तो वह रैखिक गति कहलाती है। तो लीनियर मोशन क्या है बच्चों कि व्हेन अ पार्टिकल और पॉइंट मास, जी हाँ, पॉइंट मास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि जो मास जो है वो बिंदु के समान। पॉइंट मास हम क्यों लेते हैं, तो देखो जैसे अगर हम बात करें कि कोई एक गाड़ी है, इस गाड़ी की लंबाई मान लेते कितना होगा, 18 फीट 19 फुट कुछ ऐसे होगा, लेकिन जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना बड़ा बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, नहीं किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200, 5000, 4000, 10,000, लाख लाख किलोमीटर तक वो गाड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो उसके अपेक्षा ये गाड़ी की देखो लंबाई कितनी छोटी लंबाई हो जाएगी, एकदम पॉइंट मास की तरह, एकदम पॉइंट की तरह। तो हम फिजिक्स में हम सबको क्या यूज करते हैं, पॉइंट मास यूज करते हैं। तो कहता है कि व्हेन अ पार्टिकल और पॉइंट मास मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, यानी कि जब कोई कण या पिंड किसी सीधी रेखा पर गतिशील हो तो वह क्या कहलाएगी, तो वो जो है वो रैखिक गति कहलाती है। वो क्या कहलाती है बच्चों, वो कहलाती है रैखिक गति। जैसे इसके एग्जांपल ले कि सड़क पर चलती हुई कार क्या हो जाएगी, रैखिक गति हो जाएगी। अरे भाई सड़क सीधी रेखा की तरह है, उसके ऊपर कोई कार चल रही है तो वो क्या है, वो तो रैखिक गति है ना, लीनियर मोशन है ना, यानी कि अ बस ट्रैवलिंग ऑन अ रोड इज एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन।
अगर आप ऊपर से कोई चीज नीचे गिरा रहे हो तो वो क्या है, सीधा नीचे आ रही है, एक सीधी रेखा तय कर रही है। और वो जो सीधी रेखा, जैसे इसको मैंने मार्कर को छोड़ा, यहाँ से सीधा गिर गया, तो वो जो क्या है वो सीधी रेखा तय की। तो यानी कि वो क्या है, वो लीनियर मोशन, यानी कि फ्री फॉल बॉडी अंडर द ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के या गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जो होने वाली गति है वो भी क्या है, वो रैखिक गति है ना। क्योंकि वो उसको अगर किसी वस्तु को ऊपर से सीधा नीचे गिराओ तो वो क्या होता है, वो सीधा नीचे एक सीधी रेखा पर गति कर रही होती है। ठीक है, तो रैखिक गति। अब इसी रैखिक गति में हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। यहां से शुरू होता है हमारा जो मेन जो टॉपिक जो है वो अब आया, और वो क्या है, तो वो है बच्चों दूरी और विस्थापन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहां पर हेडिंग लगाएंगे दूरी, यानी कि डिस्टेंस। इंग्लिश में डिस्टेंस और हिंदी में दूरी। सबसे पहले डिस्टेंस का डेफिनेशन, डिस्टेंस की डिस्टेंस की हिंदी होती है दूरी। तो सबसे पहले दूरी का डेफिनेशन कि दूरी है क्या, दूरी हम किसे कहते हैं। तो डिस्टेंस जो है बच्चों वो कहा जाता है कि टोटल ट्रेवल पाथ, टोटल ट्रेवल path by a particle is called distance, यानी कि इसको हिंदी में लिखे तो क्या लिखेंगे कि किसी कण द्वारा तय की गई कुल मार्ग को दूरी कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। यानी कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, वो जैसे भी चले, हमें नहीं पता कि वो उत्तर जा रहा, दक्षिण जा रहा, पूरब जा रहा, पश्चिम जा रहा, किसी भी दिशा में चलते हुए वो गति करे, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी दूरी। यानी कि अगर वो पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, हमें उसकी डायरेक्शन से मतलब नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा, नॉर्थ जा रहा, ईस्ट जा रहा, वेस्ट जा रहा, किधर जा रहा। हमें बस इतना पता है कि अगर वो, जैसे मान लो कि एक ड्रंकेड पर्सन वो चलते जा रहा है, मस्ती में चलते जा रहा है, कोई बात नहीं, वो जाके नाले में गिर जाता है, उसके लिए वही गंगा है, तो कोई बात नहीं, जाके वो नाले में गिर जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। वो किस दिशा में चल रहा है उससे कुछ नहीं मतलब है, वो चलते जा रहा है। तो वो क्या है कि वो जितना जो रास्ता जो तय किया होगा, वो जितनी जो रास्ता ऐसे आड़े टेढ़े चलते चलते वो जो रास्ता जो चला होगा, जितनी मार्ग जो चला होगा, मार्ग का मतलब रास्ता जो वो चला होगा, वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा दूरी। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी कण द्वारा तय की गई कुल मार्ग, यानी कि टोटल जितना हम रास्ता चले उसको हम क्या कह देंगे, उसको दूरी कह देंगे। इंग्लिश में उसी को लिखे कि टोटल ट्रेवल्ड पाथ बाय अ पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि किसी कण द्वारा जितना, यानी कि किसी पार्टिकल के द्वारा जितना हम पाथ ट्रेवल किए वो क्या कहलाएगा, वही डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल एक पॉइंट ए पर है और दूसरा जो है वो पॉइंट बी है। अब यहाँ से इस पार्टिकल को ए से बी पर जाना है, तो या तो ये सीधा ऐसे पहुंच जाए, या फिर आड़े टेढ़े वो जो ड्रंकेड पर्सन की तरह ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पहुंचे। जाना यहाँ इतना घूम रहा है, या फिर अब मान लो कि वो यहाँ से ऐसे चले जाए, नहीं, आखिर पहुंचा कहाँ, बी पर ही पहुंच रहा है। तो ये जो जितने ऐसे आड़े टेढ़े जो ये चल रहा है इस तरह से, ये क्या है, लंबा लंबा रास्ता ही तो बन रहा है ना, ये लंबा लंबा रास्ता है ना बन रहा है। तो ये सब क्या है, ये डिस्टेंस है। और एक चीज और बताएं, इसमें सबसे कम दूरी कौन है बच्चों, अगर सबसे कम दूरी आपसे पूछा जाता हो तो सबसे कम रास्ता, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ये वाला। तो सबसे जो छोटा रास्ता है, यानी कि सबसे मिनिमम जो पाथ है, जो कम डिस्टेंस का जो सबसे कम डिस्टेंस है, यानी कि जो मिनिमम जो पाथ है, यानी कि जो
वैसी पाथ है जो कि कम है, जो छोटा रास्ता है, उसी को हम बोलते हैं विस्थापन। उसी को हम बोलते हैं विस्थापन, जिसकी आगे हम बात करेंगे। डिस्टेंस के बाद जो है उसकी हम बात करेंगे विस्थापन की। तो ये क्या है कि जितना रास्ता चला उसको आप माप लीजिए, और माप लेंगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, वो दूरी मिल जाएगा। आप ऐसे जाएं या फिर ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, डजंट मैटर। आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, किसी भी रास्ते से जाइए, हमें उससे मतलब नहीं है। आपने कुल कितना रास्ता तय किया, हमें उससे मतलब है। और कुल कितना रास्ता तय किया, यही दूरी को बतलाता है। तो किसी कण द्वारा तय की गई कुल मार्ग को क्या है, हम दूरी कहते हैं। क्लियर? ये तो हो गया दूरी का डेफिनेशन। अब आइए दूरी के बारे में और अच्छे अच्छे बातें करते हैं। इसको मिटाए ऊपर से, जल्दी से। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे हम बात करते हैं। हो गया? चलिए। अब जो है, अब बात करते हैं बच्चों कि दूरी जो है वो कौन सी राशि है, सदिश राशि और अदिश राशि। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भौतिक राशि को एक सदिश, एक अदिश, नहीं नहीं नहीं, तीन सदिश, अदिश, प्रदिश, यानी कि वेक्टर, स्केलर और टेंसर में कैटेगराइज किया गया है। लेकिन टेंसर के बारे में हम उतना बात नहीं करेंगे, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी के बारे में जो है ग्रेजुएशन में आईआईटी में ज़्यादा पढ़ना है। तो हम टेंसर के बारे में उतना बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ दो के बारे में बात करेंगे, जो कि सदिश और अदिश, यानी कि वेक्टर और स्केलर के बारे में। तो बच्चों, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी कि दूरी जो है वो दूरी अदिश राशि है। दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि। अब थोड़ी सी इसके ऊपर भी फोकस कर लेते हैं कि अदिश राशि, सदिश राशि है क्या। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब पीक्यू, पीक्यू का मतलब क्या हो गया, भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि पीक्यू। तो इन सबको जो है वो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सा, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा स्केलर। वेक्टर की हिंदी होती है सदिश, सदिश राशि, और स्केलर की हिंदी होती है बच्चों अदिश राशि। क्या होता है, अदिश राशि। सदिश राशि किसको कहेंगे और अदिश राशि किसको कहेंगे? तो सदिश राशि हम उसको कहेंगे जिसमें दिशा हो, जिसमें परिमाण हो और साथ साथ क्या हो, दिशा हो। लेकिन स्केलर जो है, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ जो है वो परिमाण होता है। दिशा लिख के यहाँ पर काट दीजिए, क्योंकि दिशा इसमें नहीं होता, यानी कि दिशा के ऊपर निर्भर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर करता है। तो वो क्या कहलाता है, अदिश राशि। और सदिश राशि वैसी राशि जो परिमाण और दिशा दोनों के ऊपर निर्भर करे। यानी सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, तो जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। और जो सिर्फ और सिर्फ परिमाण यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, तो वो कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर लिखें कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूरी जो है वो एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्यों है, तो क्योंकि अदिश राशि सिर्फ और सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर कर रहा है, दिशा के ऊपर नहीं। अब ड्रंकेड पर्सन जो है, यानी कि जो पियाक जो है, जो पियक्कड़ जिसको बोलते हैं, जिसने लगा रखा है 3-4 पैक, वो अब चल रहा है, तो भाई उसे कुछ पता ही नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर में जा रहे हैं, पूरब में जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं। वो झूम बराबर झूम करते हुए आराम से चलते जा रहा है। फाइनली जब वो घर पहुंचता है तो बोलता है क्या, बहुत थक गया, आज लगता है कि हम 3-4 किलोमीटर चल के आए हैं। तो उसे सिर्फ व सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर के बारे में उसके पता है कि 3 से 4, यानी कि 3-4 क्या हो गया, 3 से 4 मैग्नीट्यूड क्या हो गया, परिमाण। किस दिशा में वो चला उसे पता ही नहीं है, किस दिशा में वो चला उसे पता ही नहीं है, यानी कि उसे पता ही नहीं कि वो किधर किधर को जा रहा है। वो अपना जिस दिशा में उसका मन किया वो चलते गया। यानी कि दूरी जो है वो
दिशा के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा कि किस दिशा में जा रहा, बस वो कितना किलोमीटर चल रहा है उसके ऊपर वो निर्भर कर रहा है। यानी कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना चला है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसलिए हम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो दिशा के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, दूरी जो है वो दिशा के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, डायरेक्शन के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसलिए डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। और आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि सदिश राशि कब कहलाएगी, तो जब वो परिमाण और दिशा दोनों के ऊपर निर्भर हो, और अदिश राशि तो सिर्फ और सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर हो, दिशा के ऊपर निर्भर ना हो, तो वो क्या कहलाएगी, अदिश राशि कहलाएगी। इंग्लिश में कि वेक्टर क्वांटिटी, तो दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी तो दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड ऑन ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तो हटाइए इसको। अब बात करते हैं डिस्टेंस की यूनिट और डायमेंशन की, यानी कि इसके मात्रक और बीमा का। यूनिट यानी कि मात्रक। तो अगर डिस्टेंस की बात करें बच्चों, तो डिस्टेंस का MKS यूनिट या फिर SI यूनिट, SI यूनिट यानी कि MKS या फिर SI यूनिट जो है वो डिस्टेंस का वो कौन सा होता है, तो वो होता है बच्चों मीटर। मीटर जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, तो हिंदी में लिखते हैं मीटर। इसी की अगर हम CGS में बात करें, कौन सा CGS, तो CGS यूनिट होता है बच्चों इसका सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम हिंदी में भी क्या लिखते हैं, तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो ये कौन सी हो गई, ये CGS। अब आपको MKS यूनिट और CGS यूनिट तो पता होगा। MKS का मतलब क्या होता है, तो MKS का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड। और CGS का मतलब क्या होता है, तो CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, और G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड। तो देखिए मीटर और सेंटीमीटर दोनों क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है। हाँ, अलग बात है कि MKS है और SI है, और ये जो है वो CGS है। किलोग्राम और ग्राम दोनों क्या है, मास का यूनिट है, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक है। किलोग्राम SI यूनिट है, और ग्राम जो है वो क्या है, CGS है। सेकेंड टाइम, सेकेंड किसका यूनिट है, तो टाइम का, यानी कि समय का। और समय का जो है वो MKS और CGS दोनों क्या होता है, सेम होता है, यानी कि MKS यूनिट और CGS यूनिट दोनों क्या होगा, समान होता है। तो इस तरह से दूरी का जो है वो MKS और SI यूनिट क्या होता है, तो वो होता है मीटर, और CGS यूनिट क्या होता है बच्चों, तो वो होता है सेंटीमीटर। अब इसकी अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन जो होता है वो बच्चों वो होता है L, डायमेंशन L। L क्यों होता है, तो डिस्टेंस एक्चुअली है क्या, तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं लेंथ ही तो है। अरे भाई, कोई आदमी जब यहाँ पर था, ये वो ट्रंकेड पर्सन, और उसको पहुंचना था घर अपना भी, तो जब वो ऐसे 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 चल के यहाँ पर पहुंचा था, यानी कि वो जो है वो जब ऐसे ऐसे चल रहा था, तो जब ये चला तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो एक लंबाई ही तो तय किया। अब किस दिशा में वो लंबाई तय कर रहा है, हमें उससे क्या मतलब है। अब किस दिशा में वो लेंथ ट्रेवल कर रहा है, वो लेंथ माप रहा, हमें उससे क्या मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेंथ ही तो माप रहा है ना, चल रहा है। तो पहले के टाइम में जब ये मीटर सेंटीमीटर मुश्किल था, तो उस टाइम लोग चल के मापे थे। इतना जैसे चल लिए कि 1 कदम 2 कदम 4 कदम, और क्या बोलते कि 4 कदम दूर है, बस 4 कदम चल लो पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो लंबाई मापने का एक यूनिट तो रहा था ना। आज भी बहुत से लोग क्या करते हैं कि 1 हाथ 2 हाथ ऐसे मापते हैं। एक हाथ है क्या है, एक लंबाई मापने का ही तो है। अब 1 हाथ 4 हाथ 5 हाथ 10 हाथ कितना दूरी है, तो यहाँ से 5 हाथ दूरी है, चले जाइए। तो यहाँ से 5 हाथ दूरी है, यानी कि 5 हाथ ये लंबाई उन्होंने माप रखा है, अपने हाथ से उन्होंने लंबाई को माप रखा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, लंबाई है। तो लंबाई को हम कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में लेंथ लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, L।
तो इसी को बना दिया गया डायमेंशन, इसके पता लेकर उठा लिया गया एल और इसी को बना दिया गया डायमेंशन, और इसी को डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों बीमा। डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं बीमा। क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बात करते हैं। कुछ ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, 40 मिनट का हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। थोड़ा फास्ट और भगाने की कोशिश करेंगे। आज ये पहला वीडियो से सोच रहा हूँ थोड़ा सा डिटेलिंग करके सही से करूँ। इसके बाद जब आप लोग को एक्सपीरियंस हो जाए तो थोड़ा इसको फास्ट भगाएंगे ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे, है ना। चलिए अब जो है, अब डिस्टेंस के बारे में एक एक पॉइंट को अब हम डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस के बारे में एक एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर इसके ऊपर एक दो तीन न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और इसके बाद फिर यहीं पर डिस्टेंस की कहानी समाप्त कर देंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो आइए डिस्टेंस के बारे में अगर बात करें तो डिस्टेंस कहा जाता है बच्चों कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव विथ टाइम, यानी कि हिंदी में कि दूरी समय के साथ हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हो गया, समय क्या है? समय कभी भी घटता नहीं है, समय हमेशा बढ़ रहा है। जैसे आपको क्या लगता है कि अरे भाई आज नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं कल पढ़ लेंगे, आज वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं कल देख लेंगे। तो आप जो है, आप समय के फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि समय का जो ट्रेन है उसी के अंदर से आपको बैठ के आप देख रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि समय बढ़ रहा है। लेकिन वही अगर समय के ट्रेन के बाहर से देखो, आप जो है आप उसी ट्रेन के अंदर, समय वाले ट्रेन के अंदर बैठ गए हो, और जब ये ट्रेन, समय वाली ट्रेन जब ऐसे चल रही है तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप मोशन में करें, कि समय आपका बीत रहा है। और हम क्या है, हम इस ट्रेन के बाहर खड़े हैं तो हमें तो दिख रहा है कि आप भी चल रहे हैं और वो ट्रेन भी चल रही है, यानी कि आपका समय जो है वो क्या है, गुजर रहा है। खैर वो तो मोशन की बात हो गई। तो समय क्या है? समय हमेशा, जो समय एक बार निकल गया वो वापस नहीं आता, यानी कि समय हमेशा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा होता है दूरी भी उसी के साथ साथ बढ़ रही होती है, यानी कि समय के साथ दूरी जो है वो हमेशा बढ़ रही होती है, कभी भी घटती नहीं। यानी कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ हमेशा पॉजिटिव यानी कि हमेशा इंक्रीज कर रहा होता है। डिस्टेंस कभी भी जीवन में टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। दूरी हमेशा क्या है, समय के साथ इंक्रीज करेगी। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका घर, कोई बात नहीं लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ध्यान से पढ़िए लेकिन पढ़ना आना चाहिए। ये हो गया आपका घर, ये आपके घर से ऐसे निकली सड़क, इसके बाद ये सड़क चला गया कहाँ, तो एक पार्क में, ये हो गया पार्क। ठीक है, आप यहां से ऐसे निकले, घर से निकले, ये लीजिए रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, आगे नहीं गए। तो जब यहाँ से निकला, जब आप यहाँ से ऐसे निकले तो ये घूमते यहाँ से ऐसे चलते गए, फिर ये वापस यहाँ से होके फिर आप घूम घाम के फिर वापस कहाँ आ गए, घर आ गए। क्या सुबह का निकला व्यक्ति अगर शाम को घर वापस है तो उसे भूला नहीं करते हैं। खैर, तो ये क्या हो गया, यहाँ से निकला, घूम घाम के फिर वापस आ गया। जब यहाँ से जा रहा था, मान ले कि यहाँ से निकला होगा वो शाम को 4 बजे शाम को, जब यहाँ से निकला तो पार्क में गया, पार्क में पहुंचा होगा 5-6 बजे, 5 बजे मान लो कि पहुंच गया 5 बजे, और फिर यहाँ से यहाँ वापस कब आया, घर आया मान लेते हैं कि 7 बजे। तो कहीं कि देखो 4 बजे गया था और 7 बजे आया, 3 आवर्स तक वो कहाँ रहा, इधर उधर, मान लो कि पार्क में घूम रहा होगा, वो गया होगा तो पार्क में ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। तो हमने क्या कहा कि दूरी क्या है, तो जितनी रास्ता हम तय कर रहे हैं वो क्या है, दूरी है। वो जितना ज्यादा घूम रहा है वो आता है तो क्या बोलता है, फाइनली जब घर पे आते हो तो क्या बोलते हो कि आज बहुत थक गए। क्यों भाई, तो आज हम बहुत पार्क में घूमे हैं।
तो भाई आप थके क्यों? तो आपने इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना ज्यादा दूरी तय किया है, तो दूरी तय जितना ज्यादा किया तो आपने अभी गलती से हमारे मुंह से निकल जा रहा था निगेटिव वर्क डन, और सीधा वो बाउंस करता है, क्योंकि अभी तक तो वर्क डन की बात ही नहीं हुई, निगेटिव वर्क डन क्या होता है ना। खैर, तो वो जब घूम रहा था तो घूमने की वजह से उसकी ऊर्जा लॉस हुई, उसकी एनर्जी लॉस हुई, और फिर फाइनली वो जो है वो कहाँ आ गया? घर पे आ गया। तो जैसे जैसे वो घूम रहा था तो उसकी समय भी बढ़ रही थी, और यानी कि वो समय के साथ जो है उसकी दूरी बढ़ रही थी, और फाइनली वो घर आया। तो कहने का मतलब कि समय तो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ क्या है? दूरी भी बढ़ रही है, यानी कि समय तो धनात्मक है, तो डिस्टेंस भी क्या है? धनात्मक है। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों की दूरी समय के साथ हमेशा क्या होती है? धनात्मक, हमेशा 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 धनात्मक होगी, ऋणात्मक कभी भी नहीं होगी। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट लिखवाते हैं, इसको मिटाए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल एंड greater than displacement, but never can be minimum than displacement। इसकी हिंदी क्या होगी? तो इसकी हिंदी हो गई कि दूरी विस्थापन के बराबर या इससे ज्यादा हो सकती है या होती है, कुछ भी लिख लो, लेकिन विस्थापन से छोटी कभी नहीं हो सकती है। विस्थापन से छोटी कभी नहीं हो सकती, यानी कि दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर या विस्थापन से ज्यादा हो सकती है, लेकिन विस्थापन से छोटी कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। चलने का तीन रास्ता है, क्यों? ये कौन सा? तो एक ये वाला ट्यों 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 लग रहा है ना कि वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, सांप चल रहा है, ट्यों ट्यों ट्यों। खैर, सांप चल तो ऐसे ट्यों ट्यों आवाज नहीं करता है, कोई बात नहीं। दूसरा रास्ता ये वाला है, ऐसे पहुंच गया। एक रास्ता एक और है, इस तरह से सीधा चला गया। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, एक तीसरा रास्ता। इसमें विस्थापन कौन है? तो विस्थापन ए वाला है, ए बी को हम विस्थापन कर सकते हैं ना, यानी कि ए बी को हम डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। क्यों डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं भाई? तो डिस्प्लेसमेंट इसलिए कर सकते हैं कि सबसे कम दूरी को हम विस्थापन करते हैं। जी हाँ, विस्थापन की परिभाषा एक लाइन में कि सबसे कम तय की गई दूरी को विस्थापन कर देंगे, या फिर आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच सबसे कम दूरी को विस्थापन करते हैं। हिंदी इंग्लिश में कि द डिस्टेंस from initial the minimum distance from initial position to final position is called displacement। है, तो ये क्या हो गया? ए बी क्या हो गया? विस्थापन हो गया। अब इसके जाने का बाकी दो रास्ता, अब या तो ए से होते हुए दूसरे रास्ते से चला जाए या फिर तीसरे रास्ते से चला जाए। अगर दूसरे रास्ते से जाएगा तो भी ए बी से ज्यादा ही रास्ता है,
अगर तीसरे रास्ते से जाएगा तो भी ये पहला रास्ता से बड़ा ही है, यानी कि पहला रास्ता से दूसरा और तीसरा क्या है, दोनों बड़ा है। अब जो है बराबर कब हो सकता है, तो अगर मान लें कि इसको जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता ही है, यही एक रास्ता जो है जो कि ए से बी जा सकती है, और बाकी मान लो कि अगल बगल पानी भरा हुआ है या फिर कुआं है या फिर खाई है, अगल बगल खाई है या फिर पानी है, और सिर्फ यही एक रोड है जिससे वो अपना घर पहुंच सकता है, तो भाई क्या हो गया, इसका विस्थापन भी वही हो गया और दूरी भी वही हो गया। तो दूरी जो है वो विस्थापन से क्या होगा, हमेशा या तो ज्यादा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन इसका कम जो है वो दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती। और एक और मजे की बात बताएं कि दूरी जो है हम कब कहेंगे कि दूरी विस्थापन के बराबर है, तो इसके लिए एक हम लोग यूज करते हैं एक सेंटेंस कि अगर कोई वस्तु या कण बिना दिशा परिवर्तन किए हुए गतिशील अवस्था में हो, ये आप इसको नोट कीजिएगा या फिर अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा कि अगर कोई वस्तु या कण बिना दिशा परिवर्तन किए हुए गति करती है तो उसका विस्थापन और दूरी दोनों समान हो जाता है। यानी कि when a particle moves along a straight line और when a particle moves without changing his direction, यानी कि बिना वो अपने डायरेक्शन चेंज किए हुए मूव करता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएगी, दोनों सेम होगी, दोनों इक्वल होगी। क्लियर। देखिए अब इसके अलावा कोई न दाएं मुड़ रहा न बाएं मुड़ रहा, वो कहीं भी नहीं मुड़ रहा, उसके इसका सिर्फ यही एक रास्ता है। अगर वो इधर मुड़ के जाना चाहेगा नीचे की तरफ, इधर के अगर मुड़ेगा तो चला जाएगा हड़ाक से नदी में कपाक टूट जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा डुबुक फिर नदी में ही गिरेगा। कोई रास्ता नहीं है यार, इससे कोई ऑप्शन नहीं है, वो यहाँ से यहाँ जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, इस कंडीशन में विस्थापन और दूरी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर हो सकता है या विस्थापन से ज्यादा हो सकता है, कम कभी भी नहीं हो सकता। देखो लेकिन विस्थापन देखो कम हो सकता है। देखो मान लीजिए कि ये है और ये जो है वो फिर से पुनः विस्थापन जीरो भी हो सकता है, लेकिन दूरी भी कभी जीरो नहीं होता है समय के साथ, ये भी ध्यान रखना। एक घर यहाँ से घर से यहाँ पे मान लीजिए इसका घर है, फिर से घर पे आ गया, और एक जो है पॉइंट ए यहाँ पर और पॉइंट बी यहाँ पर, ठीक है, और पॉइंट बी अब है ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पर है। देखिए विस्थापन कितना हुआ, तो यहाँ पर था और यहाँ पर, तो विस्थापन के लिए मैंने क्या बताया कि आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की सबसे कम दूरी, तो ये वाला वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया विस्थापन और ये वाला क्या हो गया, दूरी। सबसे जो मार्ग जो तय किया गया वो क्या हो गया, ये वाला हो गया दूरी और ये वाला हो गया क्या, विस्थापन। यहाँ पर देखिए यहाँ से चलना शुरू किया था, घूम घाम के फिर से वहीं पहुंच गया, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य। विस्थापन क्या हो गया, शून्य, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, तो आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की सबसे कम दूरी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, लेकिन डिस्टेंस नहीं जीरो हुआ। क्यों, क्योंकि इतना चलने के बाद ये घर पहुंचा है, और जितना हम चलते जा रहे हैं वो रास्ता क्या कहलाती है, वही रास्ता डिस्टेंस कहलाती है। तो ये पॉइंट समझ में आया कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल एंड ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बट नेवर कैन बी मिनिमम देन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी विस्थापन के बराबर या इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन विस्थापन से छोटी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस cannot be zero डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कर लो, नेवर बी जीरो विथ टाइम, यानी कि दूरी समय के साथ, और निगेटिव इसमें जोड़िए, नेवर बी जीरो और निगेटिव विथ टाइम।
यानी कि दूरी समय के साथ कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसके बारे में जस्ट मैंने डिस्कस किया कि दूरी क्या है। तो जितनी हम डिस्टेंस चलते जा रहे हैं वो क्या है, वही तो दूरी है। तो दूरी जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता कि दूरी जो है हम चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम चलते जा रहे हैं तो समय बढ़ रहा है और हमारा चला हुआ जो है वो घटते जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जितना हम चलते जा रहे हैं तो समय के साथ अगर हम बढ़ रहे हैं तो जितना ज्यादा हम चल रहे हैं वो क्या है, वो दूरी तो कहलाएगा। ऐसा तो नहीं कि समय के साथ हमारा दूरी कम हो रहा है। तो दूरी जो है वो कभी भी समय के साथ ऋणात्मक नहीं होता और ना ही शून्य होता है। अगर किसी वस्तु का दूरी शून्य हो तो इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताएं। अगर किसी वस्तु का दूरी अगर शून्य हो, अच्छा एक चीज और, एक पॉइंट, एक क्वेश्चन है कि क्या किसी वस्तु का दूरी दूरी शून्य और विस्थापन अशून्य हो सकता है? क्या किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो नॉन जीरो बट डिस्टेंस जीरो, ऐसा संभव है? डिस्टेंस जो है वो नॉन जीरो बट डिस्प्लेसमेंट जीरो, ऐसा संभव है? जी नहीं। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो तो हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकता, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। हाँ डिस्टेंस नॉन जीरो हो सकता है, डिस्टेंस नॉन जीरो हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर है। पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर, यानी कि अगर वो पार्टिकल यहाँ पर है, जब इसने चला ही नहीं, को इसका डिस्टेंस जीरो है, यानी कि वो पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर, जब इसने चला ही नहीं। अरे भाई हम एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, जब हम चले ही नहीं है, हम कोई दूरी ही नहीं तय किए तो हमारा दूरी शून्य आया। क्लियर? तो यही थी दूरी। अब इसके ऊपर एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, बढ़ाए इसको। ये थी मेन पॉइंट्स दूरी की। अब जो है बच्चों एक छोटा सा एक क्वेश्चन है कि एक कोई जीवात्मा है, कोई आदमी है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, जिसको जो मानना है मान लो, अगर अपना गर्लफ्रेंड भी मानना है तो उसको ही मान लो। वो गई हुई है कहाँ, पार्क में, कोई एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है। इस पार्क की त्रिज्या दी हुई है, कितना दी हुई है, चलो 7 मीटर रख लेते हैं, कोई दिक्कत। ये लीजिए पार्क को, ये कह रहा है कि सर ये तो लग रहा है कि सर्कल है, सड़क नहीं दिख रहा। ये लीजिए एक काम करिए, इसमें रास्ता ही बना दें। ये लीजिए यहाँ से इसका एंट्रेंस है, ठीक है। यहाँ पर गार्ड साहब खड़े हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो चक्कर लगा रही है, गर्लफ्रेंड चक्कर लगा रही है। ये लीजिए यहाँ से ऐसे, मैं चली वो जो प्यार की गली। चलिए कोई बात नहीं, जब ऐसे चल रही है तो चलते रहेगी। एक क्या होता है कि फाइनली पहले क्या होता है कि ये पार्क को ऐसे घूमते 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 इस तरह से एक चक्कर लगाने के बाद, एक चक्कर यानी कि एक राउंड, एक चक्कर के बाद विपरीत दिशा में खड़ी हो जाती है। यानी कि पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पर मान लो कि खड़े हो गए। किसी का वेट करिए, किसी और बॉयफ्रेंड का, यहाँ पर आकर वेट करिए, यानी कि दूसरे साइड में आकर खड़ी हो जाती है। अब बताएं, एक चक्कर के बाद दूसरे साइड में आकर खड़ी हो जाती है, तो अब बताएं कि इस जीवात्मा के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हुई और इस जीवात्मा का कुल विस्थापन क्या होगा। जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सुनहरा क्वेश्चन है। जल्दी से, आपको अपने गर्लफ्रेंड की कसम, जल्दी से बताएं। चलिए देखिए, अरे भाई पहले तो एक चक्कर यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, तो एक चक्कर में दूरी तय कितना करेगा, तो जितनी इस वृत्त की परिधि होगी, एक राउंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो जितनी इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी कि इस वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वो होती है 2 पाई r,
और 2 पाई आर तो हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर क्या है तो आर है रेडियस यानी कि त्रिज्या और त्रिज्या क्या हो जाएगा 7 7 से 7 मर गया बच गया कितना तो 44 मीटर। तो वो जब यहां से ऐसे चलते 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 यहां पर जब पहुंचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 44 मीटर। कितना दूरी तय किया 44 मीटर। अब दूसरा फेज में क्या करे कि ऐसे यहां से चलेगी 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 यहाँ पे आके पहुंच गई और यहीं पर आकर क्या है रुकी हुई है और इसी वक्त हमें इसकी दूरी और विस्थापन पूछा जा रहा है। तो जब यहाँ पर आकर रुकी तो दूसरा फेज में जब यहाँ से यहाँ चली तो कितना चली तो देखिए यहाँ से क्या है अर्ध वृत्त के जैसा चली है यानी कि वो आधा वृत्त चली। तो आधा वृत्त के लिए क्या लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक का सर्कमफ्रेंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2 पाई आर तो पूरा का होता है तो आधा का कितना हो जाएगा तो 2 से भागा दे देंगे आधा तो 2 से 2 मर गया तो बच गया पाई आर है ना पाई आर। तो पाई का वैल्यू कितना होता है तो 22/7 और आर कितना है तो 7 तो फिर 7 से 7 मर गया तो बच गया 22 तो कितना हो गया पहले वो चला था 22 मीटर और अब कितना पहले वो चला था 44 मीटर चली थी अब कितना चली तो 22 मीटर और 44 और 22 कितना हो गया तो टोटल यहाँ लिख देते हैं कि 44 मीटर और प्लस कितना चली वो फिर लास्ट टाइम तो 22 मीटर वो दोनों मिला के कितना हो गया तो टोटल हो गया 66 मीटर यानी कि वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना की 66 मीटर। कैसे हम निकाले तो भाई वो जैसे जैसे चलती गई हम उस सबको जोड़ते गए हमें मिल गया डिस्टेंस है ना। अब है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है विस्थापन होता है और विस्थापन क्या होता है तो आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की सबसे कम दूरी को हम क्या बोलते हैं तो विस्थापन बोलते हैं। अब इधर से जाना आसान है या इधर से जाना आसान है अरे भाई यहाँ से यहाँ सीधा चले जाओ तो सबसे शॉर्ट यही रास्ता है ना या फिर इधर से भी जाएं या इधर से जाएं सबसे शॉर्ट रास्ता तो यही वाला सीधा यहाँ पर थे यहाँ से यहाँ सीधा वो लाइन खींच के मिला दो ये वाला हो जाएगा विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है तो डिस्प्लेसमेंट है कि द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब देखिए ये वाला जो पाथ है क्या है वो लॉन्ग डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ ये सीधा क्या है शॉर्ट डिस्टेंस है तो इसको हम क्या बोल देंगे इसको डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। और आप ध्यान से देखिए कि ये क्या है तो ये वृत्त के व्यास के बराबर है यानी कि डायमीटर के बराबर है व्यास के बराबर है डायमीटर के बराबर जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डी। और भैया डी बराबर क्या होता है व्यास बराबर क्या होता है तो व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या यानी कि 2r डायमीटर बराबर 2r और 2 इंटू आर कितना है 7 मीटर तो यहाँ से हो जाएगा 7 गुने 2 हो जाएगा 14 मीटर यानी कि 14 मीटर। तो इस बंदी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई विस्थापन कितनी हुई तो विस्थापन हो गई 14 मीटर और डिस्टेंस कितना हो गया 66 मीटर। कितना हो गया 66 मीटर यानी कि 66 मीटर। तो आज यहीं पर आज का लेक्चर समाप्त और ये था दूरी का कहानी। अब जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्योंकि वीडियो को आज हमें शुरुआत करना था तो इसलिए थोड़ा वीडियो कुछ ज्यादा लॉन्ग हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो थोड़ा सा दूरी के बारे में भी और बात करेंगे फिर विस्थापन के बारे में बात करेंगे इसके बाद दूरी विस्थापन हमारा समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जो है वो हम स्पीड के बारे में बात करेंगे यानी कि पूरी अच्छे तरीके से हम साइंस को पढ़ेंगे जनरल कंपटीशन के लिए ताकि एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में घुसे है ना। फिर ये ना हो कि हमें एनटीपीसी के लिए अलग से सिलेबस पढ़ो एसएससी के लिए अलग से पढ़ो अरे भाई क्यों अलग अलग पढ़ना सबको एक साथ पढ़ो ना आसान तरीके से पढ़ो बढ़िया से पढ़ो सही से पढ़ो ठीक है। तो आज के लिए बस यही इतना मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और गाइस आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन शायद शेयर नहीं करते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए यार कम से कम इतना तो कर सकते हो यार मैं इतना मेहनत करता हूँ इतना तो कर सकते हो तो करो ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।